मूवी शुरू होती है एक कपल को दिखाते हुए, जेमा और टॉम, जिन्हें अपने रहने के लिए एक घर चाहिए था। न्यूज़पेपर से उन्हें पता चलता है कि एक यॉन्डर नामी सोसाइटी जो कि लोगों को निहायत कम प्राइसेस में बहुत खूबसूरत और काफ़ी कन्वीनियंट घर सेल कर रहे हैं। वो दोनों वहाँ के हेडक्वार्टर या मेन ऑफिस में चले जाते हैं, जहाँ पर मार्टी नामी शख्स उन दोनों का वेलकम करता है। वो कहता है कि पूरी न्यूयॉर्क सिटी में सबसे ज़्यादा बेहतरीन घर हमारी ही सोसाइटी प्रोवाइड करती है। और फिर वो लोग उसके साथ सोसाइटी का विजिट करने के लिए चले जाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा पीसफुल और खूबसूरत सी सोसाइटी थी। और फिर मार्टिन उन्हें अंदर लेकर जाता है और पूरे घर का विजिट करवाता है। उनसे कहता है कि क्या आपको ये घर अच्छा लगा और आप अपना माइंड बनाते हैं इधर रहने के लिए? यहाँ की हर चीज़ बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। वो दोनों जैसे ही गार्डन देखने के लिए जाते हैं, पीछे से मार्टिन गायब हो जाता है, जिससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है, लेकिन वो इग्नोर करते हुए घर से निकलते हैं और अपनी कार पर बैठकर सोसाइटी से बाहर जाने लगते हैं। स्ट्रेंज बात तो ये थी कि घूम फिर कर वो हाउस नंबर 9 में ही आकर रुक रहे थे। उन्हें लगता है कि शायद वो रास्ता भूल गए हैं, जिसकी वजह से वो बार बार एक ही रूट पे आ रहे हैं। हर चीज़ सेम होने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे ही शाम हो गई थी और ना चाहते हुए वो घर के अंदर चले जाते हैं। फ्रिज खोलने पर उन्हें वहाँ पर फ्रेश वाइन और कुछ स्ट्रॉबेरीज मिलती हैं, जिसे वो खा तो लेते हैं, मगर उसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल था, समथिंग लाइक आर्टिफिशियल और टेस्टलेस। इसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। सुबह होते ही वो यहाँ से भागने लग पड़ते हैं कि बस हमें यहाँ से बाहर जाना है, जो मर्जी हो जाए। लेकिन बार बार वो एक ही जगह पर आकर रुक रहे थे, हाउस नंबर 9, जिससे वो दोनों बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं। 2 दिन हो जाते हैं लेकिन वो वहाँ से निकल नहीं पाते कि वो अचानक बाहर देखते हैं कि कोई उनके लिए मील रख कर गया है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा खाना था और उनकी ज़रूरत की चीज़ें थीं। वो दोनों उस घर को आग लगा देते हैं, शायद अब हम यहाँ से निकल सकें, और ऐसे ही रात गुजर जाती है। जैसे ही सुबह होती है, उनके सामने एक कर्टन था जिसमें एक बेबी होता है और एक लेटर में लिखा होता है, रेज़ द चाइल्ड, यानी अगर यहाँ पे रहना चाहते हो तो इस बच्चे की पेरेंटिंग करो। और वो जैसे टर्न करते हैं, जिस घर को उन्होंने रात को जलाया था, वो बिल्कुल वैसे का वैसे था। टाइम गुजरने के साथ-साथ अब वो बच्चा भी बड़ा हो गया था। मगर हैरान करने की बात तो ये थी कि 3 मंथ के अंदर-अंदर वो 8 साल का हो गया था, जो कि नॉर्मल नहीं था। वो एक काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ किस्म का बच्चा था, जो हर टाइम चीखता-चिल्लाता रहता था और काफ़ी ज़्यादा उन दोनों को एग्ज़ॉस्ट कर देता था। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि जो भी उनके लिए यहाँ पर खाना लेकर आता है, इस दफ़ा वो उसे पकड़ ही लेंगे, और वहाँ पर बैठ जाते हैं। जेमा इससे काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो जाती है और वो अंदर चली जाती है। टॉम स्मोकिंग कर रहा होता है कि उसके हाथ से सिगरेट गिर जाती है, जिससे ग्रास जल जाती है और उन्हें वहाँ पर मिट्टी मिलती है। और वो दोनों खुदाई करना शुरू कर देते हैं, इस आस पर कि शायद वो यहाँ से निकल सकें और दोबारा हाउस नंबर 9 में वो ना वापस आ सकें। इसी आस पर वो खुदाई करता रहता है। सुबह होती है, ब्रश करते हैं, नाश्ता करते हैं, वही बोरिंग सी उनकी रूटीन होती है। लेकिन टॉम का एक मोटिव था, सारा दिन वो खुदाई करता रहता था, इसी आस पर शायद वो वहाँ से निकल सके। दूसरी तरफ वो बच्चा स्क्रीन की तरफ अजीब तरीके से देखता रहता था। टॉम और जेमा उससे मना करते हैं कि ऐसा मत करे, लेकिन वो नहीं मानता, जिससे वो दोनों तंग आकर गाड़ी में जाकर सो जाते हैं। नेक्स्ट डे वो उसी तरह रूटीन में चिल्ला रहा होता है कि टॉम गुस्से में आकर उसको पकड़कर गाड़ी में बंद कर देता है। जेमा उससे मना करती है कि ऐसा ना करे, है तो वो बच्चा ही, लेकिन टॉम बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और उसे बंद कर देता है। जेमा भागकर उसे गाड़ी से निकालती है और अपने साथ रूम में ले जाती है। टॉम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया था और आज की रात वो खुदाई करते करते ही वहीं पर सो जाता है। यहाँ पर जेमा उस बच्चे के साथ सो जाती है। नेक्स्ट डे जेमा उस बच्चे को ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे मिलता नहीं है कि अचानक से उसके हाथ में एक बुक लगती है। उस बुक पर वैसा ही पेज था जैसा वो स्क्रीन पर बच्चा देखता था। जेमा उस बच्चे से पूछती है कि उसे ये बुक कहाँ से मिली। वो कहता है कि इट्स कॉन्फिडेंशियल, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो एक टीचर थी। वो उसे अपनी बातों में उलझाती है और कहती है कि पहले मेरी एक्टिंग करो। वो जेमा की एक्टिंग करता है, देन टॉम की एक्टिंग करता है।
फिर वो कहती है कि तुम उसकी एक्टिंग करो जिससे तुम बातें करते हो। वो एकदम बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट करता है और उसकी नेक भी बहुत अजीब होती है जिससे वो जेमा बहुत बुरा डर जाती है और वो एलियन की तरह वो रिएक्ट करना शुरू हो जाता है। वो जब देखता है कि जेमा डर रही है, वो फ़ौरन नॉर्मल हो जाता है, कहता है जेमा इट्स ओके, ये मैं हूँ, डरो नहीं। जिससे जेमा समझ आती है कि इसे जिसने ये बुक दी है और जो इन्हें मील देता है वो कोई इंसान नहीं है, कोई मॉन्स्टर है। टाइम गुज़रता जाता है और अब वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था। टॉम अपनी खुदाई ख़त्म नहीं करता और वो एक बिल्डिंग जितनी खुदाई कर देता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। वो मिट्टी रबड़ की तरह थी। अब उन दोनों के लिए मील कोई और नहीं बल्कि अब वो बच्चा ही लेकर आता था। जेमा उसका पीछा करने की कोशिश करती है कि ये कहाँ जाता है, कहाँ से लाता है। सारी रात वहाँ पर बैठी रहती है, लेकिन उसे ये पता नहीं चलता कि वो खाना आता कहाँ से है। दूसरी तरफ टॉम दिन-रात खुदाई करता रहता था, जिसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा वीक भी हो गया था और उस बच्चे ने उन्हें अब घर से भी बाहर निकाल दिया था। सारी रात वो लोग बाहर गुज़ारते हैं अपनी गाड़ी के अंदर। टॉम अपनी लास्ट स्टेजेस में होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। वो बच्चा जो कि बड़ा हो गया था, वो टॉम के लिए एक बैग लेकर आता है जिसमें उसकी डेड बॉडी को रखा जाए। जेमा ये देखकर बहुत ज़्यादा चीखती है कि ये तुमने क्या किया है और जिस गड्ढे को वो खोद रहा था उसी के अंदर उसको फेंक देते हैं। जेमा उस पर अटैक करती है लेकिन वो अजीब तरीके से चलते हुए ज़मीन के अंदर से चला जाता है। जेमा उसके पीछे भागती हुई ज़मीन के अंदर चली जाती है जहाँ पर उसे अपने घर के अलावा और भी लोगों की केमिस्ट्री देखने को मिलती है। ये एक थ्री डिमेंशनल वर्ल्ड था जहाँ पर वो बहुत बुरे तरीके से फँस जाती है और चक्कर खाकर अपने घर की सीढ़ियों से वो गिर जाती है, जिसकी वजह से वो भी बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी और उसकी भी डेथ हो जाती है। वो जेमा की डेड बॉडी को प्लास्टिक बैग में बंद कर कर उसी गड्ढे में फेंक देता है जिसमें उसने टॉम को फेंका था और फिर हर चीज़ पहले जैसी करके वो उन दोनों की गाड़ी में यॉन्डर सिटी से बाहर निकलता है और मार्टिन के पास जाता है जो कि अब काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो गया था और उसकी भी डेथ हो गई थी और वो मार्टिन की नेम प्लेट ले लेता है और मार्टिन की डेड बॉडी को प्लास्टिक बैग में बंद करके साथ बड़े ड्रॉर में रख देता है और उस जगह को अब वो खुद लीड करता है। एक मिस्टीरियस सी एंडिंग के साथ हमारी मूवी का होता है दी एंड।